हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी कर लिया था। तो उसमें हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल के अंदर जाता है और फिर वहां से जब वो वापस आता है अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर तो किस तरीके से वो एनर्जी एमिट करता है और कितने सारे उसके पास ऑप्शंस होते हैं वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। तो उस अकॉर्डिंग वो डिफरेंट पाथ फॉलो करता है और डिफरेंट वेवलेंथ ही वहां पर वो एमिट करता है। तो देखो जो हमने देखा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा हमें बोहर ने एक्सप्लेन किया था और इसने इसके साथ साथ हमें ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल में चला गया है वहां से जब वो वापस आता है अपनी ग्राउंड स्टेट में तो बहुत सारे पाथ हैं उसके पास वापस आने के लिए। वो मान लेते हैं कि फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट है वहां से एक्साइट होकर के वो 6th एनर्जी लेवल के अंदर चला गया है। तो वहां से जब वो वापस आता है तो उसके पास आने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो 6th एनर्जी लेवल से डायरेक्ट फर्स्ट में भी आ सकता है या फिर 6 से पहले 5th में आएगा, फिर 5th के बाद 5th से 4th में, 4th से 3rd में। तो इस तरीके से बहुत सारे उसके पास ऑप्शंस हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने कल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा नोट किया था और जो डिफरेंट पाथ्स हैं जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा उसी अकॉर्डिंग ही वो डिफरेंट वेवलेंथ को एमिट करता है। ठीक है, और ये जो वेवलेंथ है, जो डिफरेंट वेवलेंथ वो एमिट करता है, उस वेवलेंथ को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो वेवलेंथ हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हम आज सीखेंगे। और जो किस एक्साइटेड स्टेट में वो गया वहां से जब वो वापस आएगा तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस और कितनी पॉसिबिलिटीज हैं उसकी लाइंस आने की, उसको भी आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वेवलेंथ जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कि मान लीजिए 6th एक्साइटेड स्टेट में वो चला गया, 6 से 4th में आ रहा है या 4th से 3rd में आ रहा है, तो इस तरीके से कितनी वेवलेंथ वो एमिट करेगा वो अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम रेडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो रेडबर्ग नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये फॉर्मूला दिया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। तो क्या है ये फॉर्मूला, आइए इसी को देखते हैं। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले तो वेव नंबर का फॉर्मूला दिया था रेडबर्ग ने और वेव नंबर और वेवलेंथ में हम जानते हैं क्या रिलेशन है। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय वेवलेंथ होता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, और क्या है ये फॉर्मूला, वेव नंबर इज इक्वल टू आर। आर जो होता है वो है रेडबर्ग कांस्टेंट, की वैल्यू देखेंगे क्या होती है, इनटू में 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारे रेडबर्ग का फॉर्मूला जिसने क्या बोला, r इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर प्लस 1 बाय n2 स्क्वायर, सॉरी माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका रेडबर्ग का फॉर्मूला। अब इसके बाद ये n1 और n2 ये दोनों क्या चीजें हैं इसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने कई सारी सीरीज देखी थी उसमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन, ब्रैकेट, पी पॉइंट, तो ये 5 सीरीज हमने उसमें देखी थी। अब ये जो n1 होता है, ये n1 तो फिक्स वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, किस तरीके से, जैसे मान लो आपके पास लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज के लिए जो n1 की वैल्यू है वो फिक्स है, दैट इज 1। जो सबसे पहले आ रही है यानी कि लाइमन सीरीज, उसके लिए n1 की वैल्यू क्या है, 1 है। और जो बाल्मर सीरीज होती है, बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है, n1 की वैल्यू इसके लिए होती है 2। ठीक है, लाइमन, बाल्मर, उसके बाद हमने पढ़ी थी पास्टन सीरीज, पास्टन के लिए n1 की वैल्यू होती है 3, ब्रैकेट के लिए होती है 4 और पी फंड के लिए होती है 5। ठीक है, तो ये n1 की वैल्यू इनके लिए तो फिक्स है। और जो n2 होती है, n2 जो है, अब लाइमन सीरीज के लिए जो सबसे पहली सीरीज हमने बनाई थी, याद कीजिए, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, में हमने कुछ इस तरीके से ये बनाई थी लाइमन सीरीज। ये जो ग्राउंड स्टेट थी यहां पर कुछ इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया था। ये जो पहली सीरीज बनी थी यहाँ पर उसके हमने लाइमन सीरीज बोला था। तो यहाँ पर यानी कि ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के आता है तो वो, अब देखो यहां से भी आ सकता है, 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 कहीं से भी आ सकता है। तो जो n2 की वैल्यू होगी, n1 तो ये है कि इलेक्ट्रॉन आ कहां पर रहा है, आ तो यहीं पर ही रहा है फर्स्ट सीरीज में, तो वो तो हमने फिक्स कर दिया लाइमन सीरीज के लिए 1।
बट अगर N2 को देखेंगे तो N2 जो है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6, 7 एंड सो अप टू इंफिनिटी, कहीं तक भी हो सकता है। तो जो N2 की वैल्यू होती है वो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है एंड अप टू दी इंफिनिटी। बात समझ में आ रही है। और दूसरा, अगर बाल्मर सीरीज को देखोगे तो बाल्मर सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो, इसके लिए तो N1 की वैल्यू 1 होगी, इसके लिए 2 होगी है, तो बाल्मर के लिए इलेक्ट्रॉन इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है या फिर इधर से आ सकता है। तो N1 की वैल्यू तो यहां पर फिक्स है, कितनी, 2। और N2 की अगर बात करें तो N2 जो होगा वो इस 2 से ज्यादा होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है एंड अप टू दी इंफिनिटी। ठीक है। सिमिलरली पास्टन के लिए क्या हो जाएगी, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। इसके लिए क्या हो जाएगी, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी। पीफंड के लिए क्या हो जाएगी, 6, 7 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई N1 और N2 क्या होता है। ठीक है। और नेक्स्ट अगर यहां पर बात करें हम इस R की, कि R क्या है, तो R क्या चीज है, R इज नोन एज रेडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, इस R को हम बोलते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है। और क्या वैल्यू होती है इस R की, देखो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर डिफरेंट वैल्यू होती है। अगर सेंटीमीटर इनवर्स की बात करें तो उसमें उसकी वैल्यू होती है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये तो है सेंटीमीटर में। और अगर मीटर में बात करें तो मीटर में इस R की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, ये होगी इसकी मीटर में। और देखो ज्यादातर R पुट करने के बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/R पुट करते हैं फॉर द ईज ऑफ द कैलकुलेशन। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला किसका है, वेव नंबर का, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ क्या होती है इसका, इनवर्स। अब 1/वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, इस वेवलेंथ को उल्टा करोगे तो ये R क्या बन जाएगा, 1/R बन जाएगा। तो 1/R ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू R। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। 1/R जो होता है दैट इज इक्वल टू 9.12 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर इनवर्स और 912 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू सबसे ज्यादा यूज होती है क्योंकि वेवलेंथ ज्यादातर हम इसी में ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो R जो है रेडबर्ग्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी, जो कि R की वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर में 109,678, मीटर में 1.1 इंटू 10⁻⁷ और 1/R की वैल्यू होती है वो 9.12 इंटू 10⁻⁻6 और एंगस्ट्रॉम में होती है 912। ठीक है, तो ये चारों वैल्यूज आपको याद रखनी है। और N1 N2 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि जो N1 है, N1 क्या है, ये हर सीरीज के लिए फिक्स है। लाइमन सीरीज की अगर बात करो तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी गया हो, ये फर्स्ट यानी कि ग्राउंड स्टेट में आ रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए N1 की वैल्यू क्या है, 1। अगर बाल्मर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो, वापिस कहां आ रहा होता है, सेकेंड एनर्जी लेवल में, तो इसके लिए N1 की वैल्यू क्या है, 2 है। सिमिलरली लाइमन बाल्मर, उसके बाद आ जाती है हमारी पास्टन। तो पास्टन के लिए कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन वो आता कहां पर है, थर्ड में आता है। तो इसीलिए N1 जो है वो सबके लिए फिक्स है। और बात करिए अगर N2 की, तो N2 देखो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं से आ रहा है तो ऑब्वियसली कहां से आ रहा होगा, हायर एनर्जी लेवल से। तो हायर एनर्जी लेवल इससे तो ऊपर ही होगा, फर्स्ट से ऊपर, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, कहीं तक भी, इंफिनिटी तक। और सिमिलरली जो हमारी बाल्मर है, बाल्मर में क्या हो जाएगा, N1 तो 2 हो गया, बट N2 की बात करें तो वो इससे ज्यादा होगा, यानी कि 2 से ज्यादा 3, 4, 5, 6 एंड अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से N1 और N2 एंड R ये तीनों चीजें आपको पुट करनी है और उस तरीके से हम क्या करेंगे, वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला यूज करके हम अपनी वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे और इस पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और उससे पहले एक चीज और देख लेंगे कि नंबर ऑफ लाइंस अगर कहीं पर कैलकुलेट करनी हो, कि मान लो आपको बोल दे कि भाई 6th एनर्जी लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वहां से जंप करके ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी ऑब्जर्व कर सकते हो आप।
तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, तो उसको भी हमें देखना है। तो पहले आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट। हाँ जी, इसके बाद देखना है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, कि किसी अगर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है तो और वहां से हमने क्या करना है, नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करनी है। तो नंबर ऑफ लाइंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस आपको अगर कैलकुलेट करनी है तो पहले तो आपको उसके लिए दो चीजें पता होनी चाहिए कि आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके कौन सी एक्साइटेड स्टेट में फिलहाल प्रेजेंट है, और एक्साइटेड स्टेट से वो कौन से लेवल में वापस जंप कर रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में, और आपसे पूछेगा नंबर ऑफ लाइंस बताइए कितनी। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करने का आपके पास क्या फॉर्मूला है, देखो जैसे अभी हमने रेडबर्ग फॉर्मूला के अंदर N1 और N2 तो समझ लिया कि क्या चीज है। ठीक है, वही दो चीजें ही आपको मालूम होनी चाहिए। नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लाइंस N2 माइनस N1, N2 में N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब इसमें मान लो आपको क्वेश्चन वैसे हम करेंगे, बट एक जनरल थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपको बोल रहा है कि वो 6 एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, 6 एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट है और वहां से जंप करके वो फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका 6 एनर्जी लेवल में और वहां से जंप करके कहां आ रहा है, फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर आ रहा है। तो इसके लिए जो N1 है, N1 की वैल्यू तो क्या होगी 1, और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, कि कौन से एनर्जी लेवल में वो होता है N2, जहां पर आ रहा है वो क्या है N1 है। तो यहां पर इन दोनों को पुट कर दीजिए, तो N2 माइनस N1 यानी कि 6 माइनस 1, और यहां पर क्या करोगे 6 माइनस 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और 6 माइनस 1 5, एंड 5 6 30, 30/2 कितना आ जाएगा 15। यानी कि अगर 6th एनर्जी लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वहां से ग्राउंड स्टेट में या फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, तो वहां पर आने के लिए नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी 15। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कैसे होगा ये, 6 से फर्स्ट में आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। रेडबर्ग फॉर्मूला और ये नंबर ऑफ लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके ऊपर बेस्ड हम कम से कम 3-4 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और कैसे उनको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखिए क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ
बाल्मर सीरीज इन दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है देखेंगे। देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, इसको समझना है पहले, ठीक। और उसके बाद बाल्मर सीरीज, इसके लिए आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, बाल्मर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, लाइमन बाल्मर कौन से नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर आता है, तो इसके लिए N1 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 2। N2 अभी हम पता करेंगे कैसे करते हैं। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना कि फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। देखो मैं दोबारा से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यहाँ पर नोट करूंगा और उसके लिए देखोगे आप कि क्या क्या चीजें, फर्स्ट लाइन क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो ये है हमारा N1 जिसके लिए ये फर्स्ट हो गया, लाइमन के लिए यहाँ पर जो आपका N1 होगा वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर इस एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन वापिस आ रहा है वो या तो इधर से आएगा या फिर इधर से आएगा या फिर इधर से आएगा, ठीक है। जब आपको बोले, ध्यान से सुनिएगा, जब आपको बोले फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट लाइन कौन सी होती है पहले तो ये देख लो। फर्स्ट लाइन होती है ये वाली जो यहां पर आपको नजर आ रही है, ये होती है आपकी फर्स्ट लाइन, ठीक है। फर्स्ट लाइन या कहीं पर आपको फर्स्ट लाइन की जगह पर इनिशियल लाइन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन और इनिशियल लाइन दोनों ही क्या है, एक ही बात है। आपको ये भी बोल सकते हैं कि इनिशियल लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करो। अब फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है यहाँ पर कि N1 फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज के लिए N1 तो हमें मालूम है कि फिक्स है, कितना होता है, 2 होता है। बात रही N2 की, तो N2 कैसे पता करोगे। फर्स्ट लाइन अगर बोल रहा है, फर्स्ट लाइन जो होती है वो इधर से होती है, यानी कि सबसे लास्ट में जो आपको दिखाई दे रही होती है उसको हम फर्स्ट लाइन बोलते हैं। ये मत समझ लेना कि ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। तो इस फर्स्ट लाइन के लिए जो N2 होगा वो क्या होगा, इससे जस्ट ऊपर वाला, ठीक है। अगर मतलब कि फर्स्ट लाइन के लिए आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करने को बोल रहा है ऑफ बाल्मर सीरीज, तो उसके लिए N1 तो 2 है और जो N2 है वो क्या होगा, 3। बात समझ में आ रही है। ये होती है फर्स्ट लाइन, और इधर से जो लास्ट वाली देखोगे, लास्ट वाली तो इंफिनिटी तक कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो लास्ट लाइन अगर बोलते हैं तो लास्ट लाइन के लिए जो N2 होता है वो इंफिनिटी होता है, चाहे आपका लाइमन सीरीज हो, बाल्मर हो, पास्टन हो, ब्रैकेट हो, कोई भी हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि फर्स्ट लाइन क्या होती है, फर्स्ट लाइन जस्ट इससे ऊपर वाली के लिए, ठीक है। और जो हमारी लास्ट लाइन होगी, लास्ट लाइन के लिए N2 क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो मेनली हमें N1 और N2 यही दो चीजें ही चाहिए यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए देखें इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, वेव नंबर इज इक्वल्स टू R इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। R की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 109677 या 678 लिखी थी, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसके बाद 1/N1 स्क्वायर, N1 क्या है यहाँ पर हमारे पास, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा, और 1/N2 क्या है, 3 का स्क्वायर कर दो यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू पुट करी है, इसको आप अभी यहाँ पर पुट ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपकी कैलकुलेशन के लिए। 2 रहेगा, उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इसको R रहने दो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करनी है, वेवलेंथ, और यहाँ पर ये क्या है हमारा वेव नंबर है, ठीक है। वेव नंबर है तो इसको पहले हमें रिवर्स करना पड़ेगा वेवलेंथ निकालने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है वेव नंबर इज द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। अब इसके बाद आइए इसको वैसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए, 9 4 जा 36, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 4, ठीक है। ये हो गया 1/वेवलेंथ के इक्वल। अब ये जो है अंदर बच जाएगा 9 माइनस 4 5/36 इक्वल टू 1/वेवलेंथ। अब देखिए यहाँ पर अगर आप वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे तो वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली, मतलब 1/लैम्डा को अगर मैं लैम्डा कर दूंगा तो इधर R जो है वो 1/R हो जाएगा, और 5/36 जो है वो 36/5 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/R को हमने क्या पुट किया था, अगर एंगस्ट्रॉम में भी याद करो, 1/R की वैल्यू क्या होती है, 912,
इंटू 36/5, ये हो जाएगी आपकी वेवलेंथ। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस उसके बाद जो आपका आंसर आता है वही हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सी यूनिट्स में आएगा, इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो मेन चीज जो होती है वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको वो दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो ये N1 और दूसरा N2। ठीक है, तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि N1 और N2 कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अव्वल तो आपको ऐसे, जैसे यहाँ पर तो फर्स्ट लाइन लिख दिया, आपको नॉर्मली ये भी बोल सकता है कि फोर्थ एनर्जी लेवल से जो है इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकंड के अंदर या फर्स्ट के अंदर, ऐसे भी बता सकता है। ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है वो होता है हमारा N1, और जहां से आ रहा होता है वो क्या होता है, N2 होता है। तो फर्स्ट लाइन याद रखिए, फर्स्ट लाइन के लिए अगर फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की बात कर रहा है तो वहां पर N1 तो 2 हो जाएगा और N2 जो होता है वो उससे एक ज्यादा वाला। बट अगर लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की बात कर रहा होता, जैसे लाइमन सीरीज के लिए अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर फर्स्ट लाइन, तो इसकी फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, इसकी फर्स्ट लाइन कौन सी होगी। अगर लाइमन सीरीज की बात करूं तो इसका N1 क्या है 1, और N2 की बात करूं, अगर फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है तो फर्स्ट लाइन के लिए एक ज्यादा वाला यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी आपको फर्स्ट लाइन की बात करें तो फर्स्ट लाइन जो होती है उससे जस्ट एक ऊपर वाली, यानी कि N1 अगर 2 है तो N2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा फर्स्ट लाइन के लिए, और अगर N1 3 है तो फर्स्ट लाइन के लिए N1 क्या हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बस एक आपको इंक्रीज कर देना है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। अब एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इनके साथ डील करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद आपके पास, क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपको मैंने अभी समझाया था कि जो फर्स्ट लाइन होती है वो उससे जस्ट ऊपर वाली, और जो लास्ट लाइन होती है, लास्ट लाइन किधर से आती है, इन्फिनिटी से। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको इसकी लास्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। ठीक है, तो लाइमन सीरीज जो होती है वो हमें मालूम है, जैसे मान लो इस तरीके से मैं बना रहा हूं, ये है आपकी N1 जिसके लिए 1 है, तो ये तो होती है फर्स्ट लाइन, ये होगी सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, इसके ऊपर वाला अगर है तो ये फोर्थ लाइन, इसके ऊपर वाला है तो ये हो जाएगी फिफ्थ लाइन एंड सो ऑन। ठीक है, अब बोल रहे लास्ट लाइन, लास्ट लाइन का मतलब क्या है, लास्ट लाइन का मतलब तो ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन तो कहीं से भी आ सकता है, इन्फिनिटी से भी आ सकता है। ठीक है, तो जो लास्ट लाइन की जब कभी भी बात करता है तो लास्ट लाइन का मतलब क्या होता है, N2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था कि जो N2 है वो इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, तो N2 लास्ट लाइन के लिए अगर बोल रहा है तो लास्ट लाइन के लिए N2 क्या होता है, इन्फिनिटी, और N1 जो है वो आपको बताया ही है, लाइमन सीरीज के लिए क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा अगर आप रेडबर्ग फॉर्मूला यूज करके वेवलेंथ निकाल सकते हो, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, क्या होता है, V इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, पढ़ा था हमने ये रिलेशन। ठीक है, वेयर h वॉज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये रिलेशन हमने पढ़ा था। अब इसके बाद इसको यूज करते हैं यहां पर, आइए तो देखो फॉर्मूला जो था हमारा रेडबर्ग फॉर्मूला वो क्या है, वेव नंबर इज इक्वल टू r
इंटू में 1/n1² माइनस 1/n2²। ये था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब r को जैसे कि मैंने आपको बताया था, r भी एक बार आप यहाँ पर पुट ना कीजिए, बाकी यहाँ पर आप कर भी सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको 1/λ ही चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो 1/λ निकाल लेते हैं। तो r क्या है, एंगस्ट्रॉम में निकालूंगा मैं, तो एंगस्ट्रॉम के लिए 912। आप कोई भी यूनिट यूज कर सकते हो, जो भी यूनिट r की यहाँ पर लिखोगे उसी में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 1/n1 क्या है, 1² माइनस 1/n2 क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होती है, 0। ठीक है, तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पर 1/1 है, तो ये आपका जो वेव नंबर है वो क्या आ जाएगा, 912 एंगस्ट्रॉम, और ये वैल्यू होगी आपकी 1/λ। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 7th टू 1st ऑर्बिट। तो देखो आपको क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 7th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, तो आपको क्या करना है वहां पर, देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस। आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करनी है कि 7th से 1st ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वहां पर आने के लिए वो मैक्सिमम लाइंस जो है वो कितनी एमिट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो है एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कैसे निकाली जाती है। नंबर ऑफ लाइंस निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, n2 माइनस n1 इंटू में n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला। तो n2 जो है यहाँ पर वो क्या है, 7, और n1 क्या है, 1। ठीक है, वही सेम यहाँ पर पुट कर देंगे, और यहाँ पर प्लस 1 भी है, डिवाइडेड बाय 2। तो 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 1 6 इंटू 7/2। तो क्या आंसर हो जाएगा, 7 6 42, 42/2, ये क्या आ जाएगा आपके पास 21 नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो 7th ऑर्बिट से अगर 1st ऑर्बिट में आ रहा है तो कितनी लाइंस एमिट करेगा, वो 21 नंबर ऑफ लाइंस एमिट करेगा। तो देखो यहां से ये वाला जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, इस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला भी हम यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही आ रहा है, अगर कोई क्वेश्चन आपको ये दे दे कि 6th एक्साइटेड स्टेट से 1st में आ रहा है, या 5th से 1st में आ रहा है, 4th से 1st में आ रहा है, मतलब अगर 1st में आपको बता रहा है कि 1st में ही आ रहा है, तो उसके लिए हम एक और इजी फॉर्मूला बना सकते हैं इसी को यूज करके। ठीक है, अगर इफ n1 इज इक्वल टू 1, देखो नॉर्मल तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये है हमारा नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला। बट हम क्या कह रहे हैं, इफ n1 इज इक्वल टू 1, यानी कि इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट में ही आ रहा है। ठीक है, तो n1 की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं 1 रख दूं तो n2 माइनस 1 हो जाएगा, और इधर n2 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, और 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फॉर्मूला क्या बन गया, n2 माइनस 1 इंटू में n2 बाय 2। तो देखिए फॉर्मूला छोटा हो गया है, कैलकुलेशन में आपका टाइम बचेगा। तो नंबर ऑफ लाइंस अगर आपको निकालनी है, अगर आपका जो n1 है वो 1 के इक्वल है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर सिर्फ n2 को पुट कर दीजिए और नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट कर लीजिए। n1 को यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से ही हमने ये दूसरे वाला फॉर्मूला बना लिया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगर नहीं याद रहता कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला याद रखें, तो n1 की वैल्यू 1 रखोगे तो वही ऑटोमेटिकली बन जाएगा।
पड़ेगा, ठीक है। वो आपका बस टाइम बचाने के लिए वो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बार्नर सीरीज। अब देखिए यहां पर एक और नई टर्म आपके पास इंट्रोड्यूस हो गई है, दैट इज मैक्सिमम वेवलेंथ। अब ये मैक्सिमम वेवलेंथ कहां पर एमिट होती है वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमने बाकी सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स तो कर ही लिए हैं कि वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं। अब एक चीज और देख लेंगे यहाँ पर, मैक्सिमम वेवलेंथ या फिर इसको आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है इन दोनों के अंदर जो है इनवर्स रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू V इज इनवर्सली रिलेटेड विद दी वेवलेंथ। ये हमें मालूम है कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैक्सिमम वेवलेंथ की मैं बात करूं या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो ये कौन सी लाइन के लिए आपको कैलकुलेट करने को बोल रहा है। देखो लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज, इस दोनों के लिए आपको N1 तो मालूम है, लाइमन के लिए 1 होता है और बाल्मर के लिए 2 होता है, ठीक है। बट N2 अगर कैलकुलेट करना है दोनों के लिए, तो N2 कैलकुलेट करने के लिए पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, तो वो पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, आपको बोल रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट कीजिए। मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे, कौन सी लाइन के लिए वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम आती है, तो आइए देखते हैं। देखो जैसे मैं लाइमन सीरीज की बात करूं, ठीक है, ये आपकी लाइमन सीरीज है, N1 1 है जिसके लिए, ठीक है। अब यहां पर जो ये वाली आपकी जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के लिए अगर मैं बात करूं वेवलेंथ, क्या वो मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, ठीक है। देखो दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो वेवलेंथ फर्स्ट लाइन के लिए मैक्सिमम होगी या फिर लास्ट लाइन के लिए मैक्सिमम होगी, बीच वाला तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर इसकी ज्यादा होगी या लास्ट लाइन की ज्यादा होगी, तो पहले इसी को देखते हैं। तो देखो आपको इतना मालूम है कि जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, अब यहां पर कभी गया होगा तभी तो वापस आएगा। हमने एक बात करी थी कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पर अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है तो वो क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जब ऊपर से नीचे आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है। पढ़ा है हमने इस चीज को, ठीक है, कि हायर एनर्जी लेवल से अगर लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी एमिट होती है, या और अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अब यहां पर जो है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है कि जितनी ज्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है उतने ज्यादा हायर एनर्जी लेवल में वो चला जाता है, ठीक है। और जितनी ऊपर से वो नीचे आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी वो एमिट करेगा, ठीक है। और यहां पर जो है अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूं तो फर्स्ट लाइन तो जस्ट इसके ऊपर वाले से ही आ रही है, ठीक है। तो सबसे पास वाले से ही इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, तो ये सबसे कम एनर्जी एमिट करेगा। बात समझ में आ रही है कि ये सबसे कम एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। और कम एनर्जी का मतलब क्या है,
E इज इक्वल टू एच न्यू। हमने एक रिलेशन पढ़ा था, एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। अगर यहां पर एनर्जी सबसे कम एमिट होगी, अगर साथ वाले से ही आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके नीचे आ रहा है, तो यहां पर एनर्जी सबसे कम एमिट होगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे जाओगे तो एनर्जी ज्यादा एमिट होगी, उससे आगे जाओगे और ज्यादा, उससे आगे जाओगे और ज्यादा, और जो इंफिनिटी से आ रहा होगा वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को एमिट करेगा। और एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर आप सिंपल बोल सकते हो ई एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अगर एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो आप ये समझ सकते हो कि जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट लाइन के लिए जो आपकी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है। सो एक चीज यहां पर नोट करेंगे, लैम्डा इज मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन के लिए जो लेमडा होता है वो मैक्सिमम होता है एंड मिनिमम फॉर लास्ट लाइन। तो जो लास्ट लाइन होगी उसके लिए मिनिमम हो जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम फॉर फर्स्ट लाइन एंड मैक्सिमम फॉर फर्स्ट लाइन, सॉरी लास्ट लाइन। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि जो आपको बोल दे कभी कि मैक्सिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है या मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो वहां पर आपको चीज क्लियर हो जानी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो लेमडा होती है वो मैक्सिमम है फर्स्ट लाइन के लिए और मिनिमम होती है लास्ट लाइन के लिए, और जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम होती है फर्स्ट लाइन के लिए और मैक्सिमम होती है लास्ट लाइन के लिए। तो कहीं पर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने को बोल दे तो आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि N1 और N2 की वैल्यूज वहां पर क्या लेनी है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि लाइमन सीरीज के लिए N2 जो है वो क्या लोगे आप, 2 लोगे, और बाल्मर सीरीज के लिए N2 क्या लोगे, 3 लोगे, ठीक है। तो इन दोनों की आप वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लीजिए, फॉर्मूला आप सभी को मालूम ही है। मेन दिक्कत यहाँ पर यही थी कि N2 क्या लें, तो इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।